हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले क्लास 8 का चैप्टर 2 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, उसका भी पार्ट 3 देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है राजपूतों का उदय। देखते हैं कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ था। राजपूतों को हम हमेशा से एक गौरवशाली योद्धा समुदाय के रूप में जानते हैं, ठीक है, जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे, राजस्थान वाले इलाके में रहते थे, ठीक है। उन्होंने अपनी परंपराएं प्रतिहार जैसे पूर्व उत्तर राजवंश से विरासत में प्राप्त करी थी, ठीक है। जब खिलजी ने उनके क्षेत्र को तबाह कर दिया था, ठीक है, तो राजपूतों ने अपना क्षेत्र पुनर्निर्माण कर लिया था, दोबारा से ग्रोथ कर ली थी अपने क्षेत्र की। इस दौरान दो प्रमुख वंश उभर के आए थे, मेवाड़ और मारवाड़, ठीक है। राणा कुंभा के बाद, राणा कुंभा वही है जो आपने देखा होगा मुगल के प्रतिरोध में हमने पढ़ा था। राणा कुंभा ने मुगलों के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन 5 महीने बाद वो मुगलों से हार गए थे, ठीक है। उन्हीं के जैसे एक महान योद्धा आए थे, उनके बाद राणा सांगा का उदय हुआ था, ठीक है। 16वीं सदी के आरंभ में राणा सांगा ने कई राजपूत कुलों को एकजुट किया, ठीक है, और कई युद्ध जीते, ठीक है। हालांकि खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा बाबर से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। राणा कुंभा के बाद मेवाड़ का शासन किनके अंडर आ गया था, महाराणा प्रताप के हाथ में आ गया था, ठीक है। उस समय साम्राज्य क्या हो गया था, काफ़ी कमज़ोर और टूट चुका था, लेकिन तब भी महाराणा प्रताप ने ना मुगल सम्राट अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया, उनके अंडर आना पसंद नहीं किया, उससे क्या कर दिया, इनकार कर दिया, बोला मैं स्वतंत्र रहूँगा हमेशा, ठीक है। इसी से उन्होंने 1556 में एक बड़ा युद्ध लड़ा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या हुआ था, मुगलों की जीत हुई थी, अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ चले गए थे, अरावली पहाड़ी में चले गए थे, ठीक है। और उसके बाद भी उन्होंने मुगलों के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किए, ठीक है। वह अरावली पहाड़ी में कठिन परिस्थिति में रहते थे, ठीक है। फिर भी वह अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ते थे, वह स्वतंत्र रहते थे, किसी के अंडर आना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। भीलों ने महाराणा प्रताप की सेना में धनुधारों मतलब धनुषधर के रूप में लिया, भाग लिया, ठीक है। उन्होंने इलाके की जानकारी उनसे साझा करी, ठीक है, जिससे क्या हुआ, वो कभी भी मुगलों के अंडर नहीं आ पाए। अगला टॉपिक देखते हैं हम अहोम जाति के बारे में देखते हैं। 13वीं शताब्दी में अहोम म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए और असम में एक शक्तिशाली राज्य की क्या करी, उन्होंने स्थापना की। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों में अहोम ने उत्तर पूर्व में अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सुरक्षित आवास दिया, ठीक है। अहोम ने एक पालकी सिस्टम चालू करी थी, जिसके तहत चाहता है हर व्यक्ति को एक ना भूमि दे दी जाती थी, ठीक है, जिसके बदले वो क्या करता था, राज्य को सेवा देता था और सैन्य सर्विस भी देता था, राज्य में श्रम का कार्य करता था और सैन्य सर्विस देता था, ठीक है। इस प्रणाली की वजह से क्या हुआ, अहोम के पास अपनी एक बड़ी लड़ाकू सेना रहती थी, ठीक है, हमेशा उपलब्ध, ठीक है, जिससे वह बड़ी स्थायी सेवा के आधारभूत संरचना कायम कर पाए, जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी आर्थिक ग्रोथ हो जाती थी, ठीक है। वो भूमि दे देते थे और उनसे क्या लेते थे, लोगों से सेवाएं लेते थे, ठीक है। उन्होंने स्थानीय संस्कृति को अपनाया, खेती को बढ़ावा दिया, विभिन्न धर्मों का समर्थन किया और असम की परंपराओं को समृद्ध किया। 17वीं शताब्दी में मुगल ने थोड़े समय के लिए अहोम राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया था, लेकिन थोड़े समय के लिए ही है, क्योंकि अहोम ने गोरिल्ला हमले कारण शुरू कर दिया। अहोम लोगों ने क्या कर दिया, गोरिल्ला हमला शुरू कर दिया, ठीक है। जंगल, नदियों और पहाड़ियों का इस्तेमाल किया और मुगलों को उखाड़ फेंका, ठीक है। एक लड़ाई भी देखने को मिलती है इसी के साथ हमें, सराय घाट का युद्ध, जो 1671 में हुई थी, ठीक है। सराय घाट की लड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी पर वर्तमान गुवाहाटी के पास हुई थी, ठीक है। अहोम सेनापति जो थे लचित बोरफुकेन ने मात्र 10,000 सैनिक थे उनके पास, उन्होंने मुगल सैनिक के 30,000 सैनिक को पराजित कर दिया था, इतने वीर थे वो, ठीक है। ये हमने देखा अहोम लोगों के बारे में, अहोम जनजाति के बारे में, जो कहाँ के निवासी थे, असम साइड के, ठीक है। उन्होंने मुगलों को कभी कब्जा ही नहीं करने दिया अपने इलाके में, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, सिखों का उदय। अब देखते हैं सिखों का उदय कैसे हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है। 15वीं शताब्दी में पंजाब में गुरु नानक ने सिख धर्म की चक्र की शुरुआत की थी। उन्होंने समानता, करुणा और एक ईश्वर का संदेश दिया, ठीक है। उनके अनुयायी सिख कहलाए, ठीक है। उनके जो भी शिष्य थे ना, सिख कहलाए वो लोग, ठीक है। सिख धर्म की विशेषता क्या है,
ठीक है, एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वो सभी मनुष्य समान हैं उनके लिए, जाति भेदभाव का विरोध करते हैं, सच्चाई, ईमानदारी और सेवा पर जोर देते हैं, वो आत्मनिर्णय और सादगी का क्या देते हैं, जीवन जीते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, उनका एक पवित्र चाहिए ग्रंथ है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, इसे सबसे पहले गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। ठीक है, इसमें गुरु नानक और अन्य संतों की वाणी शामिल है। चौथा पॉइंट देखते हैं इसका हम, मुगलों के साथ संघर्ष देखते हैं, क्या कैसे संघर्ष थे इनके। मुगल शासकों ने कठोर नीतियों से सिख में असंतोष बढ़ाया। ठीक है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। इसके बाद सिख ने सैन्य शक्ति विकसित करने की शुरू की। जब उनके एक गुरु को मार दिया था गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने, तो उसके बाद उन्होंने सोचा हमें एक अपनी सेना बनानी चाहिए, तो बाद में उन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना करी थी, वो आगे देखेंगे हम। पांचवा देखते हैं, गुरु तेग बहादुर का बलिदान। ठीक है, 1665 में कश्मीरी पंडित की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर आगे आए। ठीक है, औरंगजेब के आदेश पर उन्हें चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए क्या किया, बलिदान दिया। ठीक है, इसलिए आप अभी दिल्ली में, जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, तो चांदनी चौक में एक चाहे हमारा गुरुद्वारा है, ठीक है, उसमें आप शीशगंज का गुरुद्वारा, उसी में क्या हुआ था, उनके बलिदान के उसमें ही वो बनाया गया है। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। ठीक है, 16 खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की क्या करी थी, स्थापना की थी। उनका उद्देश्य क्या था, अन्याय के खिलाफ लड़ना, समानता और न्याय की रक्षा करना। खालसा एक पंथ सिपाही थे, ठीक है, समुदाय थे, एक सेना थी उनकी। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, मुगल के पतन के बाद की स्थिति देखते हैं सिखों की। ठीक है, मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। ठीक है, लगातार आक्रमण और संघर्ष के कारण पंजाब में क्या आया, बदलाव आया। सिख शक्ति धीरे धीरे क्या हो गई, मजबूत होने लग गई। इसी में हमारा आता है एक वीर महाराजा रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी के अंत में सिख साम्राज्य को एकीकृत किया। ठीक है, उनके गुण क्या थे, ठीक है, वो कुशल शासक थे, कूटनीतिक समझ थी उनके अंदर, सैन्य शक्ति थी उनके पास। ठीक है, धार्मिक सहनशीलता थी उनके अंदर। ठीक है, उनका साम्राज्य कश्मीर के कुछ भाग सहित उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े क्षेत्र तक उनका साम्राज्य क्या था, फैला हुआ था। अगला टॉपिक हम देखते हैं अपना, भारत का प्रशासन। अब हम देखते हैं कि कैसे मुगल और दिल्ली सल्तनत ने भारत में प्रशासन किया, अपना राज किया था। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल ने अपना शासन चलाने के लिए कैसी प्रणाली अपनाई थी, कैसे कर इकट्ठा किया था, टैक्स इकट्ठा किया था, और लोगों पर इसका क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन कैसे था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, जिसमें ना सारी शक्ति किसके पास होती थी, सुल्तान के पास होती थी, सारे अधिकार सुल्तान के पास होते थे, सारे निर्णय सुल्तान ही लेता था। सुल्तान मंत्री परिषद के साथ काम करता था, जहाँ अलग अलग वजीर अलग अलग विभाग का क्या करते थे, प्रबंधन करते थे, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों का क्या करते थे, प्रबंधन देख रेख करते थे। सुल्तान एक ही समय पर राजनीतिक और सेना का प्रमुख होता है, वो अपने राज्य में नीतियाँ भी बनाएगा और सेना का भी क्या होगा, प्रमुख भी होगा। अन्य जगह लड़ाई भी वही करता था। सुल्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दुश्मन के हमले से बचाना था, लोगों को उनसे कर इकट्ठा करना था, लोगों के हालचाल पर क्या करता था, वो नज़र रखता था। उन्होंने एक प्रणाली अपनाई थी जिसे क्या बोलते हैं, एकता प्रणाली। इसके तहत सुल्तान क्या करता था, कुछ ऐसे व्यक्ति, इक्तादारों को या कुलीन व्यक्ति को नियुक्त कर देता था जिनका कर्तव्य होता था कर इकट्ठा करना। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर देता था जो जगह जगह पे जाके क्या करते थे, कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे। जो इक्तादारी पद था वो वंशानुगत नहीं था। इसका अर्थ है कि एक पुत्र को स्वेच्छा ही अपने पिता का पद विरासत में नहीं मिलता था। मतलब कि किसी का पिता इक्तादार है तो उसका बेटा नहीं बनेगा अगला इक्तादार। ठीक है, यह पद क्या नहीं था, वंशानुगत नहीं था। इसमें कमियां भी थी, एकता प्रणाली में कुछ कमियां भी थी। जैसे किसानों पर भारी कर का बोझ था। ठीक है, किसानों पर क्या था, भारी कर देना, टैक्स देना पड़ता था उन्हें। राजस्व वसूली, जब वसूली के लिए ना अक्सर कठोर तरीके का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। व्यापार के विभिन्न चरणों में कई प्रकार के कर लगाने से वाणिज्य क्या हो गया, कठिन हो गया था, व्यापार क्या हो गया था, कठिन हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम मुगल प्रशासनिक ढांचा। अब मुगल का देखते हैं कैसी व्यवस्था थी। अकबर ने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग मंत्रियों की क्या कर रखी थी, नियुक्ति कर रखी थी। जैसे दीवान,
दीवान जो रहता था वो वित्त प्रमुख रहता था। ठीक है, पैसे से जुड़े हुए मामले कौन देखता था? दीवान कहते थे उस व्यक्ति को। मीर बख्शी सेना प्रमुख था। ठीक है, खाल अल समान, ठीक है, कौन था? लोक निर्माण, ठीक है, व्यापार और कृषि विभाग के प्रमुख थे वो। सद्र, सद्र जो लोग होते थे वो न्याय करते थे। धर्म और शिक्षा के क्या होते थे? प्रमुख होते थे वो। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए हर स्तर पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखा गया था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सत्ता का अलग मतलब कि दुरुपयोग ना कर ले, उसके लिए उन पर क्या रखी जाती थी? नियंत्रण रखा जाता था और बैलेंस बनाया जाता था। ठीक है, इन्होंने अपनी अलग प्रणाली अपना रखी थी जिसे मनसबदार प्रणाली बोला जाता था। इस प्रणाली में अधिकारी को अपने पद के अनुसार सैनिक, हाथियों, घोड़ों और ऊँटों का रख रखाव करना पड़ता था। वेतन के बदले उन्हें क्या दी जाती थी? जागीर, मतलब कि जमीन का टुकड़ा, भूमि का एक हिस्सा दिया जाता था। ठीक है, उसे इसलिए उन्हें जागीरदार भी कहा जाता था। ठीक है, धोखाधड़ी रोकने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता था, टेस्ट किया जाता था बार बार। ठीक है, शासक को यह लाभ मिला कि वह स्थायी सेना के बिना भी कम समय में एक बड़ी सेना जुटा सकता है। ठीक है, मनसबदार प्रणाली से क्या हुआ कि अगर एकदम से सेना की जरूरत पड़ी तो वो क्या कर सकता था? एकदम से बड़ी सेना को क्या कर सकता था? जुटा सकता था। ठीक है, गैर मुसलमान और अधिकारीगण, ठीक है, गैर मुसलमान लोग उसकी सेना में ज़्यादा नहीं दिखाई देते थे। अकबर सहनशील थे, ठीक है, लेकिन उच्च पदों पर गैर मुसलमानों की संख्या सीमित रखी गई। ठीक है, कम संख्या में ही गैर मुसलमान लोग थे उसकी सेना में या मंत्रीगण में। ठीक है, प्रशासन में गैर मुसलमानों की संख्या लगभग कभी भी, ठीक है, 33% से अधिक नहीं हुई। ठीक है, मुसलमानों में भी भारतीय मूल के अधिकारियों की तुलना में विदेश मूल के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो जो भी ना भारत के मूल के जो भी अधिकारी थे उसकी तुलना में विदेशी मूल के जो अधिकारी थे उनकी संख्या क्या होती थी? अधिक होती थी, क्योंकि विदेशी लोग क्या नहीं करेंगे उस पर आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे, बगावत वगैरह नहीं करेंगे, इसलिए भारतीय लोगों को कम रखा जाता था। अब उनका एक वित्त मंत्री था जिसका नाम था टोडरमल। ठीक है, और राजस्व प्रणाली। ठीक है, अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने फसलों और भूमि का सर्वे करवाया। ठीक है, साम्राज्य का विस्तार भूवृत्तांत तैयार कराया, मतलब मैप तैयार कराया साम्राज्य का। ठीक है, जिससे राजस्व कर इकट्ठा करने में जाओ, ठीक है, ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से क्या था? मजबूत था। अब हम देखते हैं भारत के लोगों पर इसका क्या असर पड़ा। जनजीवन, लोगों का जीवन कैसा था यहाँ। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जीवंत थी। ठीक है, जीवित अर्थव्यवस्था थी हमारी। ठीक है, और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। ठीक है, जैसे कि कृषि, हमारे इधर कृषि शुरुआत से ही सबका चल रही है, मूलभूत आधार रही है। ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था का क्या थी? आधार थी। शासक अपने प्रशासन और सेना के संचालन के लिए भू राजस्व पर क्या रहते थे? निर्भर रहते थे। टैक्स वगैरह पर क्या रहते थे? निर्भर रहते थे। आमतौर पर वह फसल की उपज का लगभग 20% कर के रूप में वसूलते थे, लेकिन कुछ शासकों ने 50% तक वसूला। ठीक है, कृषि पर टैक्स लगाया। ठीक है, उस समय सिंचाई व्यवस्था जैसे नहर, कुआं, तालाब बनाए गए, जिससे अनेक फसलें उगाई जाने लगी। ठीक है, जैसे कि खाने योग्य फसल कौन कौन सी थी? गेहूँ, जौ, मटर, चावल आदि। और गैर खाद्य वस्तु मतलब कि जो खाने योग्य नहीं थी, कपास हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया आदि उगाई जाते थे। ठीक है, ये हमने देखा कृषि लोगों का जीवन में। अब हम देखते हैं उद्योग और एवं शिल्प। ठीक है, वस्तु उद्योग सबसे समृद्ध था। ठीक है, सबसे फेमस क्या था? वस्तु उद्योग। ठीक है, विश्व भर में कपास और रेशम की भारी मांग थी। ठीक है, कारीगरों ने हथियार, बर्तन, आभूषण और गहने बनाए। ठीक है, व्यापार नदी और समुद्री मार्ग के माध्यम से होता था, इसलिए जहाज़ों का निर्माण महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला पॉइंट, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, भारत ने आयात से अधिक निर्यात पे फैसला दिया। भारत ने दूसरे देशों से लेने के बजाय यहाँ से मतलब कि व्यापार निर्यात पे क्या दिया? ज़्यादा ध्यान दिया। मुख्य आयात वस्तु जैसे कि कपास था, मसाले थे, हस्तशिल्प थे। ठीक है, मुख्य आयातित वस्तु में चीन से रेशम, मध्य एशिया से घोड़े, विभिन्न वस्तु, धातुएं, विलासिता की वस्तु शामिल थी। ठीक है, कालीकट, मैंगलोर, सूरत, मुसलीपट्टनम, ठीक है, और हुगली जैसे बंदरगाह प्रमुख व्यापार केंद्र बन गए। ठीक है,
अरब, फारसी और मध्य एशियाई व्यापारियों ने भारत में आकर बसना शुरू कर दिया, जिससे व्यापार को क्या मिला, हमें बढ़ावा मिल गया। ये हमने देखा कि व्यापार कैसे करते थे, हम आयात पर निर्भर थे। ठीक है, हम यहाँ से चीज़ें भेजते थे, ना कि दूसरे देशों से लाते थे। हम बहुत कम ही चीज़ लाते थे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था चीन से हम लाते थे, ठीक है, रेशम, मध्य एशिया से लाते थे घोड़े, विभिन्न धातुएं और विलासिता की वस्तु। अब देखते हैं बैंकिंग। ठीक है, नए सिक्के धातुओं के नए मूल्य वर्ग प्रचलन में लाए गए। ठीक है, नए सिक्के वगैरह, धातु वगैरह लाए गए प्रचलन में। मुगलों द्वारा मुद्रा के रूप में रुपए और दाम का उपयोग किया जाता था। हुंडी प्रणाली, जो आधुनिक चेक बैंकिंग के समान थी, व्यापारियों को नकदी ले जाए बिना सुरक्षित रूप से धन हस्तांतरण करने की क्या थी, अनुमति देती थी। मारवाड़ी जैसे समुदाय ऋण प्रणाली और विश्वास नेटवर्क में क्या थे, निपुण हो गए थे। ठीक है, आम लोगों की समस्या देखते हैं हम, वहाँ पे समस्या भी थी। 1500 के दशक के बाद आर्थिक तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, कर और अन्य शुल्क चुकाने के बाद किसान के पास बहुत कम धन रह जाता था। कई लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दी, बंधुआ मजदूरी की, दूसरे के खेतों में काम करने लगे। कारीगरों और मजदूरों को कभी कभी बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, धन का केंद्रीकरण शासकों, कुलीन, दरबारियों और धन व्यापारियों के हाथ में था। ठीक है, अब देखते हैं वहाँ का समाज और धर्म। ठीक है, झड़पें कभी कभी होती थी। क्यों होती थी झड़पें? क्योंकि धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया जाता था, जिससे लोगों के अंदर क्या बढ़ते थे, गुस्सा, हिंसा बढ़ती थी। लोग अधिकतर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे और काम और धन के लिए एक दूसरे पर क्या रहते थे, निर्भर रहते थे। एक साझा संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, जिससे कलाओं और परंपराओं को संरक्षित और अनुकूलता किया। ठीक है, 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच भारत राजनीतिक रूप से अस्थिर था। ठीक है, जिसमें युद्ध, शासक का बार बार बदलना और आक्रमण होते रहते थे। ठीक है, लोग साथ ही यह आर्थिक रूप से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्र में से एक था। हमारे इधर युद्ध वगैरह चलते तो रहते थे, ठीक है, राजा बदल तो रहते थे, लेकिन हम तब भी आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे समृद्ध थे, सबसे शक्तिशाली थे पैसे से जुड़े हुए मामले में। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर, कंप्लीट होता है इसी के तहत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।